हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग जो सीरीज अपना स्टार्ट किए हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न का, वही करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है श्वसन, उससे लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों एक पूरी सीरीज़ में लेकर के आ रहा हूँ जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चों 2023 में, उनके लिए। तो अगर आप भी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल सब्सक्राइब कर करके जुड़ जाना है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, श्वसन की परिभाषा दें, यानी कि श्वसन किसे कहते हैं। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। श्वसन क्या है बच्चों? ये नहीं कि बाहर से ऑक्सीजन अंदर ले लिया, केवल यही श्वसन है। अरे नहीं, श्वसन क्या है? बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लिया और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया खाद्य पदार्थों के विघटन में, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने में, है ना बच्चों। तो ये पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंदर ग्रहण करना और इसके अलावा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार, मतलब जितना कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतने ही ग्लूकोज का विखंडन होता है। खाद्य स्रोत का मतलब होता है ग्लूकोज, है ना जी। उसके विखंडन में उसका मतलब ऑक्सीजन का उपयोग क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। इसे निम्नलिखित समीकरण के द्वारा समझा जा सकता है। ये समीकरण भी आपने लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सवाल है बच्चों कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होते हैं। मतलब कि श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, चाहे वो जीव जलीय हो या तो फिर स्थलीय। स्थल का मतलब जो स्थल में रहते हैं। ओके, तो स्थलीय जीव जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी स्थिति में है जलीय जीव की अपेक्षा। मतलब जलीय जीव को ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता है। क्यों? उसी सवाल का जवाब आपको देना है। तो हम लोग लिखेंगे कि जल में ऑक्सीजन काफ़ी कम घुलित होते हैं, जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हाँ ठीक। और अधिक जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए स्थलीय जीव थोड़ी अच्छी स्थिति में है, जबकि जलीय जीव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हम ये लिखेंगे। ओके, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप उसे भूल जाओ। बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ तो आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया कि हमें और जलीय जीव दोनों को ही ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जल में ऑक्सीजन जो है वो सीमित मात्रा में घुला हुआ है, लेकिन हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए हम अच्छी स्थिति में हैं। और जो जलीय जीव है वो हमारी तुलना में अच्छी स्थिति में नहीं है, बल्कि हमसे खराब स्थिति में है। अगला सवाल है बच्चों कि श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। तो श्वसन एक विखंडात्मक प्रक्रिया है, मतलब कि श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। बल्कि यहाँ पर अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक अभिक्रिया, यहाँ पर कुछ टूटता नहीं बल्कि बनता है। श्वसन में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट के रूप में उपयोग करते हैं। श्वसन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या होता है? दोनों अभिक्रिया करता है और जो भी टूट फूट होना होता है वो होता है। वहीं अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को सब्ट्रैक्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आपको प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया याद है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो अभिक्रिया करते हैं क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और जो भी बनाना होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन वगैरह वो बनता है। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल अंततः उत्पाद, मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज एवं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बच्चों, ऑक्सीजन, है ना, केवल ऑक्सीजन अंततः उत्पाद के रूप में बनते हैं। ओके, ये 3 अंतर हो गए, आपको लिख देना। यहाँ पे ये सी मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे कट कर दोगे। ओके बच्चों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा मैं ये भी बता दूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगला सवाल है बच्चों कि श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। तो श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रम है और श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है बच्चों। ठीक है, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन में, और इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। श्वासोच्छ्वास होता क्या है? तो सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इन दोनों को सम्मिलित रूप से मिला करके क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ओके बच्चों, हाँ जी। तो इसमें कोई ऊर्जा का निर्माण तो हो नहीं रहा है, लेकिन श्वसन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूटता है तो उसमें से ऊर्जा निकलता है, तो इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ये कोशिकाओं में संपन्न होता है। सही बात है, श्वसन जो है वो जो ग्लूकोज का टूटना कहाँ होता है बच्चों? तो वो कोशिकाओं में टूटता है, लेकिन ये फेफड़ों में होता है। श्वासोच्छ्वास मतलब सांस अंदर लेना
लेना, बाहर छोड़ना, ये फेफड़ों में होता है बच्चों। तो ये अंतर हो गया। अगला सवाल है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताएं। ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों और एग्जाम में बना हुआ है। तो वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन में आप केवल ये लिख लेना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें लिखना कि ये केवल कोशिका द्रव में होता है। ठीक, इसमें इस क्रिया में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है वायवीय श्वसन में। और अवायवीय श्वसन में क्या बनता है बच्चों? तो इस क्रिया में अंतिम उत्पाद एथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या तो फिर लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, मतलब इस क्रिया में अवायवीय श्वसन में या तो एथाइल एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ, या तो फिर अकेले लैक्टिक अम्ल बनता है। ओके बच्चों, अच्छा, यह क्रिया सभी जीवधारियों में पाई जाती है वायवीय श्वसन, और यह क्रिया केवल कुछ ही जीवधारियों में पाई जाती है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम कोई कड़ा काम यानी कि भारी काम करते हैं या तो फिर कोई अभ्यास कर रहे होते हैं, मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, तो सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय हमारे मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव बढ़ जाता है। मतलब वो बार बार कड़ा होता है, बार बार शिथिल होता है। तो कड़ा होता है तो वो क्या होता है? संकुचित होता है, और जब शिथिल होता है तो क्या होता है? फैल जाता है। इसलिए सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होने लगती है बच्चों। ओके, अगला सवाल है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? कुपिकाएं किसको बोलते हैं? तो हमारे फेफड़े में ना बहुत सारे छोटे छोटे मतलब ये संरचना बने हुए हैं जिसमें हवा जा करके क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है। उसी को कुपिकाएं कहते हैं, हमारे फेफड़े में पाई जाती है। तो वो किस प्रकार से सहायता करती है अधिक गैसों के विनिमय में? मतलब ढेर सारा गैस को हम एक बार अंदर रख सकते हैं और ढेर सारा गैस को जो अंदर में है उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। जैसे हम सांस रोकते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? ढेर सारा गैस अंदर ले लेते हैं, है ना बच्चों? तो इसमें कौन सहायता करता है? कहाँ रखते हैं हम वो सारा गैस? तो वो कुपिकाओं में रखते हैं। तो इन्हीं बातों को हमें लिख देना है। तो लिखेंगे ऐसे कि हमारे मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं और प्रत्येक फेफड़ों में लाखों सूक्ष्म कुपिकाएं होती हैं। वायु की अनुपस्थिति में कुपिका बहुत कम स्थान घेरती है, जबकि वायु की उपस्थिति में कुपिका बहुत स्थान घेरती है। इनके कारण श्वसन क्रिया में बहुत सहायता मिलती है। मतलब कि सांस वगैरह लेते हैं तो ये कुपिका जब हम लेते हैं तो कुपिका ढेर सारा हवा को रखने का जगह दे देता है, और जब छोड़ते हैं तो वो बेचारा सिकुड़ करके बिल्कुल अपने जैसा रहना चाहिए वैसा हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये बहुत ज़्यादा सहायता करता है हमारे ये में श्वसन की क्रिया में। अगला सवाल है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं बच्चों जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विसरण काफ़ी पड़ता है। मतलब विसरण के द्वारा ऑक्सीजन उसको मिल जाता है जितना मिलना चाहिए। तो लिखेंगे कि बड़े आकार वाले हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हमारे अंदर का जो शरीर के कोई अंदर के अंग को ऑक्सीजन चाहिए तो वो तो डायरेक्ट हमारा ये वायुमंडल के संपर्क में है नहीं। वायुमंडल के संपर्क में कौन है? तो हमारा केवल त्वचा है, जो चमड़ा बोल सकते हो उसे, वो है। तो चमड़े को ऑक्सीजन को जितनी जरूरत होगी उसको तो मिल जाएगा वायुमंडल से, लेकिन उसके अंदर में जो अंग है उसको कैसे मिलेगा? वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, है ना, कि वो पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। ओके, चलिए अगला सवाल है कि कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन एवं कार्य विधि के साथ करें। तो बच्चों कीटों में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। हम जानते हैं कि जो श्वसन अंग है ना वो बहुत सारे हैं, उसमें से एक ट्रैकिया भी है। तो कीटों में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी हुई नलिका है जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है तो दूसरी ओर शरीर के सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। मतलब एक जैसे देखो एक कीट है, ठीक ना, तो कीट के शरीर के अंदर कोई अंग है वहां पर हवा पहुंचाना है तो ट्रैकिया नाम की एक पतली सी नली होती है, ठीक ना, उसमें हवा भरी होती है। तो वो नली सीधा जाकर के जिस अंग को ऑक्सीजन चाहिए वहां जुड़ा हुआ रहता है। तो कोई भी नली का 2 सिरा होगा ना बच्चों। मान लो कि अगर ये नली है तो एक सिरा जो है ये शरीर के अंग के पास है, तो ये वाला जो सिरा है ना वो ये जो कीट
कीट है उसके सतह में एक छोटा सा छेद पाया जाता है, वो छेद इसी में खुलता है। तो बाहर से ऑक्सीजन बोलेगा और सीधा अंदर इस तरीके से डालेगा और ये पाइप से होते हुए जहां उसको जाना है, शरीर के जिस अंग को पहुंचाना है वहां पहुंचा देगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हो जाता है। ओके, तो वही लिखा हुआ है कि शरीर के सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलता है। अब ये कीटों में ऐसा क्यों होता है? तो कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन की बांधने की क्षमता हो वो नहीं पाए जाते। मतलब कीटों के खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो ऑक्सीजन को बांध करके लेके जाएगा कौन? तो इसीलिए ऊपर वाले ने उसको क्या दे दिया है भाई? तो उसको ट्रैकिया दे दिया कि ले भाई तू ट्रैकिया की मदद से ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचा। हमारे जैसे लोगों में क्या है जी? हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन को वही ढोता है। अगला सवाल है बच्चों, किण्वन क्रिया क्या है? एथेनॉल की प्राप्ति में किण्वन का अनुप्रयोग किस प्रकार होता है? तो गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर यह रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किण्वित हो जाता है और एथेनॉल का निर्माण करता है, जिससे एल्कोहल का निर्माण होता है। व्यापारिक विधि में एथेनॉल को चीनी के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसे गन्ना के रस को अगर सूर्य के प्रकाश में रख दोगे ना तो वो किण्वित हो जाएगा। ईस्ट नामक ये होता है, ये होता है बच्चे बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा वो किण्वित हो जाता है। किण्वित होने का मतलब टूट जाना। ठीक, टूट करके ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बना देना ही क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर चीनी लिया गया है और इसको पानी के साथ मिला करके इन्वर्टेस नामक ये है बच्चों एक ईस्ट है, उसके द्वारा उसको अपघटित कराया गया, तोड़ा गया तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बना। यही ग्लूकोज या फ्रैक्टोज दोनों में से किसी एक को जाइमेज ईस्ट से क्या किया गया? तोड़ा गया तो एथिल एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके बच्चों, इस तरीके से ये होता है। इसी को शराब का निर्माण इसी विधि से होता है बच्चों, यही पूछा गया था। चलिए, ये नीचे वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है कि नासिका बेस में किस प्रकार हवा के साथ अंदर प्रवेश करने वाले धूल कणों के साथ रोगाणुओं की रोकथाम करता है। मतलब हमारा जो नाक है ना, नाक का जो छेद है वो किस प्रकार धूल कणों के साथ जो बीमारी के जो ये हैं रोगाणु है बच्चों, बीमारी पैदा करने वाले, उसको कैसे वो रोक देता है? तो नासिका बेस्मों में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का एक स्तर होता है। हमारे जो नासिका होते हैं ना उसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ बाहर निकलता है, वो छोटा छोटा छेद होता है बच्चों, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो म्यूकस स्रावित करते रहता है, वो चिपचिपा सा पदार्थ स्रावित करते रहता है और विभिन्न रोगाणुओं या अन्य हानिकारक पदार्थ उस लसलसे म्यूकस में फंसकर प्रकोष्ठ के बालों में चिपक जाते हैं। मतलब नाक में बाल होता है, उसी में वो जो बीमारी पैदा करने वाले जो ये हैं बच्चे, वो क्या होता है? चिपक जाता है और ये अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर पाता और हम बच जाते हैं। मतलब हर चीज़ जो हमारे अंदर बनाया गया है ना, वो हमारे किसी न किसी भले काम के लिए बनाया गया। सोचो बच्चों, ठीक है। अगला सवाल है कि लगातार दौड़ते रहने से अथवा अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से मनुष्य की मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। इसके पीछे जैव वैज्ञानिक कारण क्या है? हाँ जी, तो लिखेंगे कि लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और यह मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में असहनीय दर्द की अनुभूति होती है। यह दर्द युक्त कैम्प्रस उत्पन्न करती है। यह एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। ठीक है बच्चों। अगला सवाल है कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो मछली का जो मुख्य श्वसन अंग है उसे हम क्लोम कहते हैं या तो गिल्स कहते हैं। मच्छर का श्वसन अंग हम लोग जानते हैं ट्रैकिया है बच्चों। केचुआ का मुख्य श्वसन अंग त्वचा है, हाँ वो त्वचा से श्वास ले लेता है। जबकि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है बच्चों? फेफड़ा है। तो श्वसन से संबंधित इतने ही प्रश्न बन रहे थे मेरे ख्याल से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मैंने सारे ही प्रश्न यहाँ पे करवाए। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लें। बात करते हैं कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देखोगे तो एक टेलीग्राम का ग्रुप है बच्चों, वहाँ पर मिलेगा। क्लास 10th 2023 टेलीग्राम ग्रुप लिखा हुआ होगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके। और अगर आप रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है बच्चों, तो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चीज़ का यहाँ पैसा नहीं लगता। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ करके अपना आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ और अपनी तैयारी अच्छा कर लें बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।